नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ई गवर्नेंस के पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के बारे में बताया था और ये बताया था कि कौन कौन से मॉडल काम करते हैं। 4 मॉडल काम करते हैं और ये 4 मॉडल जो काम करते हैं वो किस प्रकार से ई गवर्नेंस को सरकार तक, व्यवसाय तक और तथा कस्टमर तक तथा सरकार से सरकार तक पहुंचाते हैं, विभिन्न प्रकार की जन सेवाओं को। ठीक है, क्योंकि हम लोग सरकारी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो हम जो भी 4 मॉडल में पढ़ रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट से पब्लिक तक, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट से बिजनेस तक, इनके बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहले बताया था कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस सरकार के काम करने का एक तरीका है, सरकार के निर्णय लेने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। उस तरीके और प्रक्रिया में हमने ये बताया था कि सरकार को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और उसी को हमने कहा था कि गुड गवर्नेंस, अच्छा अभिशासन या अच्छा शासन। और उस अच्छे शासन के हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपको हमने बताया था कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब भी हम अब अच्छा शासन करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए यानी कि संवेदनशील होना चाहिए और निश्चित समय के अंतर्गत वो सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, आम सहभागिता होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेशन होना चाहिए कि आपस में बातचीत करके जो लाभग्राही है, जो कस्टमर है, जो स्टेक होल्डर्स है, उसका कंसेंसस लेकर काम किया जाए। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, एक समता के साथ व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिवनेस, संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मार्जिनल, हमारे समाज के मार्जिनल पोजीशन में है, उसको सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गरीब है, निर्धन है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस कहता है कि सरकार के काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर स्टेज पर जवाबदेही निर्धारित हो, विलंब की जवाबदेही निर्धारित हो, आपको समय से सूचना न देने की हो, समय से आपको जो लाभ है जनता तक न पहुंचने की जवाबदेही निर्धारित हो। चाहे सरकार कोई भी कार्यक्रम करे, उसकी जवाबदेही निर्धारण होना चाहिए। अगर ये काम हो जाता है तो आपका गवर्नेंस ई गवर्नेंस में बदल जाता है, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस बदल जाता है। और ये गुड गवर्नेंस या तो आप मैनुअल जनता तक पहुंचाते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। जब आप जनता तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। कल हमने ये चीज़ें आपको बताई, आज मैंने उसका फिर से एक बार संक्षेप में डिस्कशन कर लिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए, पीसीएस मेंस या आईएएस मेंस का सिलेबस बहुत विस्तृत होता है। जो प्रश्न पत्र 2 है वो चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो, सिलेबस समान है। और मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए ये मैं अपने वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको इस प्रकार से वीडियो प्रस्तुत करूँगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ जाए, जो कि परीक्षा में आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए प्रश्न का उत्तर, और उत्तर लिखना अनिवार्य होता है। आप समझ जाएं कि उत्तर में लिखना क्या है। ठीक है, आंसर में। तो मेरे जो वीडियो है यूपीएससी और पीएससी दोनों को ध्यान रखते हुए है, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। जो स्क्रीन है ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें केवल मैं बोलूँगा, लिखा नहीं होगा। अब जैसे इसमें मैंने हेडिंग दे दिया है, इसको मैं केवल समझाऊंगा, अगर आप सुनेंगे तो आप नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे आता है कि ई गवर्नेंस के कल मैंने मॉडल बताए, एप्लीकेशन बताया, आज फिर मैंने एप्लीकेशन लिखे हैं। एप्लीकेशन इसलिए लिखे हैं ताकि कई बार मैंने देखा है कि चाहे पीसीएस की परीक्षा हो और चाहे आईएएस की मेंस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस मेंस है, आपके सिलेबस में है ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, लाभ एवं चुनौतियां या आशंकाएं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है ई गवर्नेंस में। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कई बार एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आ गया है
कि पूछ देगा कि उमंग पर आप 125 वर्ड्स लिखे। ठीक है, उमंग कहाँ तक जनता को अपनी सुविधाएं पहुंचाने में, ई गवर्नेंस को फैलाने में सफल हुआ, इस पर टिप्पणी करिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ई गवर्नेंस तो हम पूरा पढ़ा है, लेकिन किसी ऐप के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, केवल एक लाइन की जानकारी है। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐप को आपको दिमाग में रखना होगा, उनके बारे में 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अगर किसी ऐप के बारे में आ जाए तो आप लिख सके। ठीक है, जैसे उमंग ऐप की बात है। अभी जो उमंग ऐप है, तो उमंग का देखिए फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उमंग क्या क्या काम कर रहा है। अगर आप ये नहीं पता कर पाए, क्योंकि मैंने देखा है कि 2022 या 23 में ये क्वेश्चन आया है पीसीएस में। ठीक है, पार्ट 3 में मैं जितने भी प्रश्न आए हैं लगभग ई गवर्नेंस से, उन पर डिस्कशन करूंगा। तो अब उमंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, 2022 में आया था। तो आपको ये पता ना होगा कि उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म है। यह भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का एक तरीका है। ठीक है, और यह एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को जो भी सेवाएं दी जाती है उनको बहुत आसानी से, बहुत तेजी से और डिजिटली प्राप्त कराई जाए। डिजिटली का मतलब मोबाइल से के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, उनके एप्लीकेशन के द्वारा। डिजिटल का मतलब ये है, ठीक है ना, पहुंचाया जाए। और इसे सन 2017 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, और इस ऐप के द्वारा केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य एवं स्थानीय सरकारें, नगर निगम, विकास प्राधिकरण इनकी सुविधाएं दे सकती है। उमंग के अंतर्गत 1000 से अधिक सेवाएं हैं जो हम इसके माध्यम से देते हैं। उमंग एक भाषा में नहीं बल्कि देश की 13 भाषाओं में काम करता है। वन टाइम OTP लॉगिन के द्वारा काम करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इसका काम है। इसके माध्यम से आप कुछ सेवाओं को लिख देंगे। इसके माध्यम से EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं इसे दी जाती है। ESIC एम्प्लॉय आपका इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसकी सुविधा दी जाती है। डिजी लॉकर उमंग के द्वारा दिया जाता है। CBSE AICT जो शैक्षिक प्रकरण हैं उनको भी इसी से देखा जाता है। गैस सिलेंडर की बुकिंग करना, पेंशन, किसान पोर्टल का भी काम उमंग करता है। तो उमंग ऐसे 1000 से अधिक कामों को कर रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पारदर्शिता हो रही है, जवाबदेही निर्धारित हो रही है, ग्रामीणों तक, दूर दराज तक ये सुविधाएं भेजी जा रही हैं, और जिससे श्रम और समय का लाभ हो रहा है। अब बताइए, उमंग में आपने सब बातें लिख दिया। आपको अगर थोड़ा से पता होगा तो आप उसको विस्तार देकर ई गवर्नेंस के लाभ, हानियां, आशंकाएं लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब ई गवर्नेंस के लाभ हानियों के बारे में बात करेंगे तो वो लाभ और हानियां, आशंकाएं निकल के आई हैं विभिन्न ऐप की कमियों से। ठीक है, तो कोई भी ऐप के बारे में पूछ लें, समस्याएं वही होंगी जो ई गवर्नेंस की होंगी। ठीक, अब आता है दूसरा, जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन और या टूल मैंने लिखा, क्योंकि इसमें से कुछ ऐप भी हैं और कुछ टूल भी हैं, और पूछा जा रहा है पेपरों में। दीक्षा के बारे में आप मान लीजिए इस बार आ गया, दीक्षा के बारे में बताइए, तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपको नॉलेज से शब्द से पता चल गया कि यह शिक्षा से संबंधित है, तभी इसका नाम रखा गया है दीक्षा। ठीक, अब दीक्षा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षक और छात्रों को डिजिटल शिक्षण सामग्री देना है। जो भी शिक्षण सामग्री है, यह शिक्षकों के लिए भी काम करता है और छात्रों के लिए भी काम करता है। इसके अंतर्गत पाठ सामग्री होगी, आपके रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, रिकॉर्डेड क्विज होंगे, रिकॉर्डेड ई बुक होगी, ई बुक भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का दीक्षा के अंतर्गत है।
अगर आप दीक्षा में जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्रियां प्राप्त होंगी। इससे क्या होगा, अब वही लाभ आएगा, दूर दराज तक आपको ऑनलाइन या डिजिटली आपको बुक मिल जाएगी। जो गांव का दूर दराज का व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है वह भी डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। शिक्षा के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय की प्रक्रिया में भी भाग ले लेगा। राज्यों के और केंद्र की भी सूचना आदि भी पहुंचाई जा सकती है दीक्षक द्वारा। ठीक। इसके द्वारा सब पर समान तरीके से, पारदर्शी तरीके से, सहभागिता के साथ इस पर लाभ पहुंचेगा। ये भी नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को हम दीक्षा के द्वारा कोई सामग्री देंगे और किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है, जो उसको एक्सेस करेगा वहां तक पहुंच जाएगा। आप दीक्षा के बारे में लिख सकते हो कि ये लगभग 10 करोड़ तक ये लोगों तक पहुंच गया है। इसकी पहुंच 10 करोड़ के तक है। इसके स्टेक होल्डर्स लगभग 10 करोड़ है। 30 से अधिक राज्य के बोर्डों के द्वारा, जो एजुकेशन बोर्ड होते हैं, इसे अपना रहे हैं। ठीक है। लाखों शिक्षक दीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित हो गए। ठीक, क्योंकि उसमें क्विज होता है, एग्जाम भी होते हैं उसी के माध्यम से। और कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में दीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपने अगर दीक्षा के बारे में इतना लिख दिया तो आपका 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या है दीक्षा में? दीक्षा पोर्टल में सारी डिजिटल पाठ्य सामग्री है। ई बुक्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं, ऑडियो लेक्चर हैं, ऑडियो क्लास है, इंटरेक्टिव टेस्ट हैं, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, पीडीएफ नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं। ये सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दीक्षा के बारे में जान गए। जेम के बारे में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्थानीय सरकार हैं, सरकारें जो भी परचेज करेंगी उसको पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, ये फायदे और लाभ देख लीजिए, पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए, जवाबदेही को ध्यान रखते हुए, ठीक है, समय और लागत में को ध्यान रखते हुए, अधिक से अधिक लोगों तक व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की व्यवस्था किया। ये मार्केट प्लेस ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम में जाकर वहां पर सारे, इसको हम गवर्नमेंट टू बिजनेस कह सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस इसलिए कहेंगे कि वो सारे व्यवसायियों को गवर्नमेंट अपने जिम के पोर्टल में आमंत्रित करती है और कहती है कि ये एक बाजार है, जो जो सामान आप बेचते हैं मेरे इस पोर्टल में आपको आकर आप खुद हमको रजिस्टर करिए अपने आप को, और बताइए कि आप क्या क्या सामान बेचते हैं, किस गुणवत्ता विशिष्टता के साथ बेचते हैं, और आप एक सूची इसमें अपलोड कर दीजिए, अपना पूरा पर्चा लिख दीजिए, अपने जीएसटी नंबर, जो भी व्यवसाय में जो जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण कीजिए और अपनी दरें निर्धारित कर दीजिए। ऐसे जिम के माध्यम से हम सारे व्यवसायियों को ये आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सामान को, उत्पाद को बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आइए। सरकार के सारी एजेंसियों को हम कहते हैं कि जो क्रेता हैं वो अपने आप को इस पोर्टल में आकर रजिस्टर करें, और कोई भी सामान, सरकार का कोई भी इकाई, यूनिट, सरकार, जिसको सरकार शब्द कह सकते हैं, चाहे नगरीय सरकार हो, आपका स्थानीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस पोर्टल में आएंगे और इसी पोर्टल के माध्यम से, इसी ऐप के माध्यम से आप परचेज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि पारदर्शिता रहे। समाचार पत्र कितना भी हो वो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड नहीं पहुंच सकता, उसका सर्कुलेशन एक निश्चित है, लेकिन जब जिम में आप डाल देंगे तो वो ऑल वर्ल्ड उसका पब्लिकेशन हो जाता है। कोई व्यक्ति जिम में जाएगा, आपकी साइट में जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि कोई चीज़ें किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा खरीदी जा रही हैं, तो अगर मैं बेच सकता हूं तो मैं इस सामान को बेचूंगा। तो क्या हुआ? गतिशीलता, स्पीड, कितनी भी दूरी तक स्पीड, बहुत तेजी से। पेपर में तो आप जब देंगे तो वो दूसरे तीसरे दिन छापेगा, और जैसे इसको हम अपलोड करेंगे जिम में कि हमको ये सामान खरीदना है, वो तेजी से सेकंडों में पहुंच जाएगा। तो स्पीड हो गई, पारदर्शिता, आपको एक एक फैक्ट उसमें डालना पड़ेगा, कोई भी ना हिडन होगा और ना ही किसी प्रकार छुपाने की।
आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारा डिटेल होगा, और जब कोई व्यक्ति आपत्ति करेगा तो आप उसे छुपा नहीं पाएंगे, उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी काम करेंगे तो आपका वो सिस्टम आपको बता देगा कि आपने इसके साथ छेड़खानी किया है। ठीक है, तो पारदर्शिता भी है, स्पीड भी है, कन्वीनियंस है, आराम है। दूर बैठा हुआ व्यक्ति को बहुत नहीं आ सकता है तो अपने पोर्टल में जाएगा जिम के और लॉगिन करके आराम से देख लेगा, सारे एक्सप्लेनेशन देख लेगा। अगर उसे कहीं कोई समस्या आती है तो वहीं पर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर देगा, 24 आवर के अंदर उसके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब कन्वीनियंस है हमारा ई गवर्नेंस का भी, और इसी के साथ मैं जिम को बता रहा हूं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच है, दूर से दूर व्यक्ति भी विक्रेता तक पहुंच जाएगा इस ऐप के माध्यम से। उसको फिजिकली विक्रेता को देखने की जरूरत नहीं है, और ना फिजिकली क्रेता को देखने की जरूरत है विक्रेता द्वारा। वो ऑनलाइन सिस्टम से, जिम के माध्यम से अपनी पहुंच को बरकरार रखेगा। अगला है क्षमता वृद्धि। भाई जब आप इस प्रकार से काम करेंगे ऑनलाइन पोर्टल से तो आपकी इफिशिएंसी तो ग्रोथ करेगी। ठीक है, आप कम समय में ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, ई गवर्नेंस से सरकारी प्रक्रियाओं में गति में वृद्धि होगी। डॉक्यूमेंट डिजिटली आपको अपलोड किए जाएंगे, डिजिटली उसमें सुरक्षित रहेंगे, और टाइम और रिसोर्स की इससे आपकी बचत होगी। ठीक, आपको लाना ले जाना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ डिजिटली उसमें अपलोड करना पड़ेगा, तो आपकी क्षमता वृद्धि होगी। समय व लागत में कमी, सीरियस बात है, ये सारे रीजन उसी से आ रहे हैं। निर्णय में तेजी होगा, क्योंकि इसके लिए हमें ऑनलाइन सिस्टम में पहुंचकर हम बहुत तेजी से अपने काम को कर सकते हैं। ग्रीन गवर्नेंस, पेपरलेस सिस्टम है ये, हमको पेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी होंगे उसको हम डिजिटली सेव कर लेंगे, उसके लिए हमें कॉपी निकालने की जरूरत नहीं है, उनके हम पीडीएफ बना लेंगे, हमें कोई उसकी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा सेव रहेगा जिम में, कहीं भी किसी भी समय किसी भी जांच में उनको निकाला जा सकता है। दूसरी बात, संवेदनशील वर्गों को लाभ होगा। बुजुर्गों को 60 साल के बाद के पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने जाना पड़ता है। ठीक है, नहीं जाना पड़ेगा। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल ऐप जारी हो चुका है, उसके माध्यम से आप भेज दीजिए। तो यह भी ई गवर्नेंस का फायदा है, और जिम के बारे में आप इन्हीं फायदों को दे सकते हैं। तो जितने ऐप आपको मैं दे रहा हूं, उमंग, दीक्षा, जिम, ई ऑफिस, ई कोर्ट, आधार, इन सब के बारे में जब आप संक्षेप में लिख लीजिए, और जब आप इनके बारे में लाभ लिखें तो ई गवर्नेंस के लाभ लिख लीजिएगा, जब इनके बारे में समस्याएं लिखें तो ई गवर्नेंस की समस्या लिख लीजिएगा। आपका आंसर पर पूरा हो जाएगा यदि किसी ऐप के बारे में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। ई ऑफिस जोरों पर है, ई ऑफिस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बताया है कि हर कार्यालय में ई ऑफिस है। आप लोग अगर ई ऑफिस के बारे में पढ़ते रहें, जानते रहें, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, कि एक प्रकार का ये सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, इन्हीं लाभों को प्राप्त करने के लिए, पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए, आपका गति को बढ़ाने के लिए काम की, कन्वीनियंस, फाइलों को लाना ले जाना, कर्मचारियों की अधिक आवाजाही, अकाउंटेबिलिटी का न पता होना, फाइल तक न पहुंच पाना, फाइल का खो जाना, समय और लागत में ज़्यादा समय लगना। ठीक है, फाइल को एक ही टेबल पर लंबे समय तक पड़े रहना, निर्णय में विलंब करना, जानबूझकर साइन न करना, इन सब समस्याओं को निदान कर देगा ई ऑफिस। क्योंकि जब ई ऑफिस में एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी, फिर अधिकारी, फिर उससे बड़ा अधिकारी में जब ऑनलाइन फाइल जाती है तो समय लिखता जाता है, समय आता जाता है। किसी भी जगह पर अगर उसी को इस सिटीजन चार्टर के द्वारा हम समय निर्धारित कर देंगे कि एक पटल में कितना समय तक फाइल रुकनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि कहाँ विलंब हो रहा, कौन विलंब कर रहा। तो ये ई ऑफिस व्यवस्था की गई है सरकारी कार्यों को आसानी से सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, काम को निपटाने के लिए। इससे क्या होगा, ये फायदे लाभ बगल में लिखे हुए इसका होगा। ई कोर्ट प्रणाली आ गई है। अब आप
एक ऐप है ई कोर्ट नाम से, भारत सरकार क्यों कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको सृजित किया गया है। इसमें आपके केस लॉ होंगे, वादी संख्या, प्रतिवादी संख्या, क्या डिसीजन हुआ, कब डिसीजन हुआ, किसके द्वारा डिसीजन किया गया, ठीक है, क्या डिसीजन हुआ है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ये सब आप ई कोर्ट के माध्यम से विभिन्न उसमें आपके दिए हुए हैं, उनके माध्यम से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। आधार हो गया, भीम हो गया, भीम ऐप के द्वारा आप मनी ट्रांसफर करते हैं। ई संजीवनी मेडिकल फैसिलिटीज है, डिजिटली आप मेडिकल फैसिलिटीज ले सकते हैं। डिजी लॉकर, कोई भी डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। माई जीओवी काम है कि सरकार अगर कोई सलाह परामर्श मांगती है तो माई जीओवी के माध्यम से आप सरकार को नीति के निर्धारण में अपने सुझाव दे सकते हैं। ये आपके माई जीओवी है। पहले क्या होता था, सुझाव मांगते थे तो लोग टाइप कराते थे, लिखते थे, लिख कर भेजते थे। अब आपके सारी सुविधाएं हैं, आपने सीधे अपलोड किया या टाइप कर दिया। भूलेख आपको पता ही है, हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है कि एक एक खसरा खतौनी को इनसेट के माध्यम से सृजित किए जा रहे हैं। आप अपना एक एक खसरा खतौनी ऐप में जाइए, भूलेख में आप देख सकते हैं। आप अपने परिवार का पूरा विवरण दे सकते हैं। MCA 21 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कंपनी विभाग का है। इसके माध्यम से कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं, इजीली अपना उसी के माध्यम से फीस जमा कर देंगी। सारी कंपनियां इसी पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन होगा, किसी के पास सीधे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाभ क्या होगा, बगल में लिखा हुआ है। हानियां क्या होंगी, अब ये भी बता देता हूँ। CCTNs, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, यह भी एक ऐप है, ठीक है। इससे हम ट्रैक करते हैं क्राइम और क्रिमिनल को। PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मनी सिस्टम, भारत सरकार जो पैसा भेजती है उसको PFMS के माध्यम से ट्रैक करती है कि कहाँ पर पैसा पड़ा है, किसने खर्च किया है, किसने खर्च नहीं किया है। एक निश्चित समय पश्चात वो पैसे को ब्लॉक कर सकती है। तो ये ट्रैकिंग है, इसी के माध्यम से पैसा मिलता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, और मॉनिटरिंग करती है PFMS के माध्यम से। वाहन सारथी और M परिवहन, इसके माध्यम से, ये परिवहन विभाग का ऐप है, इसके माध्यम से लाइसेंस आदि का रिन्यूअल है, लाइसेंस बनवाना है, ये काम किया जाता है। EHRMS, मानव संपदा पोर्टल, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार के कर्मचारी के सारे अधिकारियों कर्मचारियों का डिजिटल प्रोग्रेस रिपोर्ट मानव संपदा में रखा जाता है। इसमें इनकी सर्विस बुक होगी, छुट्टियों का आकलन होगा, इनका प्रमोशन होगा, इनका ट्रांसफर होगा। इसी के माध्यम से सारी सूचनाएं, पनिशमेंट, संपत्ति का डिक्लेरेशन, यानी कि कर्मचारी जब प्रारंभ में आता है सेवा में, आने से लेकर मृत्यु तक की सारी सूचनाएं सरकार के कार्य करते दौरान इसमें पोर्टल में की जाएगी। कभी भी कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से देख सकता है। अगर उसका HRMS कोड पता हो तो क्या फायदा होगा, पारदर्शिता होगी, आराम होगा, जवाबदेही होगी, पहुंच होगी, क्षमता वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें टाइमिंग आ जाएगी। कोई भी ऐप, कोई भी डिजिटल सिस्टम काम करता है गवर्नेंस में तो टाइमिंग के साथ करता है, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इसमें स्कॉलरशिप इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए इतने पोर्टल मैंने, ऐसे एक लक्ष्मी पोर्टल है जिसके द्वारा इसको आपका एजुकेशन लोन वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे और भी जो पोर्टल हैं उन पोर्टल को, स्वान देखिए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसके द्वारा इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है स्वान के माध्यम से। आरोग्य सेतु, कोविड-19 में आप सब ने सर्टिफिकेट निकाले हैं कोविड टीका लगवाने के बाद आरोग्य सेतु से। तो ये करोड़ों लोगों तक ऐप के माध्यम से पहुंच होती है। उसके फायदे ये लिखे हुए हैं। नुकसान क्या है, डिजिटल डिवाइड, सब तक कंप्यूटर नहीं है, सब तक मोबाइल नहीं है, हर जगह पर इंटरनेट पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। इसलिए एक डिजिटल डिवाइड है, अभी भी गरीबी अमीरी के कारण ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। साइबर सुरक्षा, रोज आप आए दिन समस्याओं को देखते हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं। तकनीकी ज्ञान, अभी भी लोगों को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। क्रियान्वयन लागत, शुरुआत में ऐप की इनकी सुविधा लागू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, सिस्टम को लगाना पड़ता है। तो इसलिए आधारभूत ढांचे में कमी यही है। आधारभूत ढांचा, कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, लैंड चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सरकारी संस्थाओं में तो बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। भाषाई बात है, अभी भी सारे भाषाओं में ये सब सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भाषा भी एक बाधा है। विरोध की मानसिकता, कर्मचारी
विरोध करता है, जानबूझ के विरोध करता है, उसको लागू करने में दिक्कत होती है, इसलिए कुछ साल तक तो विरोध की मानसिकता के कारण इस ई गवर्नेंस को लागू करने में कठिनाई होती है। अब वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल बजट की व्यवस्था करनी पड़ती, तब जाकर आपका ई गवर्नेंस लागू हो पाएगा। तो ये फायदे और समस्याएं हर जगह पर समान रूप से हर ऐप पर लागू होगी। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में आएंगे और कुछ प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों में अगर कोई नई चीज आएगी तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और जिसके द्वारा ई गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा। ई गवर्नेंस ही गवर्नेंस है, इन दोनों की मिला काम करेंगे। ई गवर्नेंस ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ई गवर्नेंस ही डिजिटल इंडिया है। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न ई गवर्नेंस जुड़े हुए हैं। अगर डिजिटल इंडिया भी आए तो आपको ई गवर्नेंस की ही विशेषता लिखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।